आप सभी को नमस्कार। आज हम आए हुए हैं अपने प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन के फील्ड पर और हमारी रबी की मस्टर्ड जो है अब हार्वेस्टिंग पर आ गई है। अब हम अपने मेंबर्स से जानेंगे जो प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हैं कि इसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं और क्या सीड बेड प्रिपरेशन हुई है और कितना सीड लगा और टिल हार्वेस्टिंग सारे जो प्रैक्टिकल मेजर्स हैं उनके बारे में हमारे मेंबर सब बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे ग्रुप के मेंबर कुलदीप जांगड़ा ये बता रहे हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप जांगड़ा। तो हमने यहाँ पे अपने फील्ड में लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का उपयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पानी की कमी है। नहीं, लगभग 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले सीड बेड प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हमने अपनी खरीफ की क्रॉप काटकर जो पेरल मिलेट थी उसके बाद ड्राई हैरोइंग करी, उसके बाद एक इरिगेशन लगाकर हमने कल्टीवेशन और सुहागा लगाकर अपनी सरसों की बिजाई करी। अपनी नेक्स्ट मेंबर अश्विना से जानेंगे कि सरसों के अंदर थिनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल होता है थिनिंग का मस्टर्ड के अंदर। तो थिनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन होती है उसको हम ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन के अंदर लेके आते हैं, ताकि कम से कम कंपटीशन हो प्लांट टू प्लांट और बीड से प्लांट का अच्छी एरिएशन हो, उस अच्छे से यूटिलाइज कर पाए न्यूट्रिएंट को, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिल सके। सरसों का सबसे इम्पोर्टेंट बीड कौन सा है उसके बारे में हमारे मेंबर हिमांशु आपको जानकारी देंगे। जब हम मस्टर्ड की बात करते हैं, सरसों की बात करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बीड है हमारा मरगोजा, जिसको हम ओरोबेंचे भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा डैमेज कॉज करता है और ये टोटल रूट पैरासाइट है। टोटल रूट पैरासाइट का मतलब क्या है, ये जो रूट है उससे अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है, पूर्ण रूप से प्लांट के ऊपर ये डिपेंड होता है। जब इसके कंट्रोल की बात करते हैं तो इसके अंदर हम राउंड अप, जिसको हम ग्लाइफोसेट बोलते हैं, उसकी स्प्रे करते हैं। उसकी स्प्रे से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसकी स्प्रे कब कर सकते हैं? प्री प्लांट एमरजेंस पे सबसे बेस्ट जो है इसका स्प्रे का इम्पोर्टेंस रहेगा और बेनिफिशियल रहेगी। बात करें सरसों में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, तो हमें डिम्पल बता रही हैं कि सरसों के अंदर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे होता है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर हमने पहले सोइंग से पहले और वेजिटेटिव स्टेज पर हमने डीएपी और यूरिया डाला है। डीएपी 20 kg, यूरिया 20 kg। यूरिया को हमने 2 स्प्लिट डोजेस में डाला है, पहले सोइंग के टाइम पे और दूसरा वेजिटेटिव। मस्टर्ड के अंदर जो मेन कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं और क्या उनका मेजर डैमेज है और किसानों को क्या प्रॉब्लम्स जो हैं, कैसे सिम्टम्स उनको पता लग सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस स्टेज पे उनका बेटर कंट्रोल होता है, उसकी जानकारी हमारे मेंबर पारस दे रहे हैं। जनरली मस्टर्ड के अंदर 2 डिसीज़ आती है, एक वाइट रस्ट है और एक पाउडरी मिल्ड्यू है। वाइट रस्ट ये लेटर स्टेजेस में आती है मस्टर्ड के, जैसे जब फ्लावर फॉर्मेशन होती है तब और सीड डेवलपमेंट होती है तब। अब पाउडरी मिल्ड्यू ये वेजिटेटिव स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज दोनों में आती है। और पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए जो जनरली सल्फर बेस्ड ये जो फंगीसाइड है इसका यूज़ किया जाता है, जैसे वीटावैक्स हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया। क्लाइमेट चेंज, आज इस वर्ड से ऐसा कोई नहीं है जिसको इस वर्ड का ना पता हो। फरवरी के अंदर ही टेम्परेचर का राइज होना और मस्टर्ड का अर्ली मैच्योरिटी पे आना सबसे जो इसका बड़ा एग्जाम्पल देखा जा रहा है। हम मार्च के शुरुआत में जो मस्टर्ड को काट रहे हैं और क्या इम्पैक्ट आए हैं ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, और लेबर के अंदर भी जो है वर्किंग कॉम्प्लिकेशंस आई हैं ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, वो भी छाँव का सहारा ले रहे हैं। तो हमें जो है विपिन बता रहे हैं कि गर्मी का क्या असर पड़ा है सरसों के ऊपर। बताओ जी। बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण हम काम एफिशिएंसी है वो लेबर की वो कम हो चुकी, पानी की मात्रा कम है शरीर के अंदर। सरसों का दाना जो है वो छोटा रह रहा है, क्या ये क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठंड ज़्यादा समय तक चलने के कारण दाना है वो छोटा रहने लग गया। सरसों के जो है पीसीपी के मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने अभी शुरुआत कर दी है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर ही सरसों की कटाई ये कटाई कर आए हैं। तो इनसे अब हम जानेंगे कि इस एरिया में इरिगेशन मैनेजमेंट मस्टर्ड के अंदर कैसे की जा सकती है, जहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो हमें इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं मनदीप जांगड़ा और राजन। तो इसमें 2 सिंचाई लग जाएगा। एक तो मेनली जो रेन फेड क्रॉप है, अगर बारिश के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर बावल में जो रेन फेड एरिया हमारा, इसलिए यहाँ पे इसकी नीड ज़्यादा आ सकती है कम्पेयर टू महेंद्रगढ़ इलाके वगैरह से, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है। तो मनदीप, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस स्टेज पर आपने जो आपके फील्ड में पानी लगाया था, कितने आपने पानी लगाए
और क्या उनका इम्पोर्टेंस है? रेट क्या थी पानी की? रेट वगैरह नहीं, हमने तो 2 बार पानी लगाया भाई। एक बार तो प्री सोइंग इरीगेशन की थी और एक बार हमने सिलिक फॉर्मेशन 2 स्टेज पे। और इस एरिया में पानी की कमी है तो हमने ड्रिप इरीगेशन और जो स्प्रिंकलर है ये मेनली आप फॉलो करते हैं, हमने स्प्रिंकलर की थी। आपने पीसीपी के अंदर स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ किया, हाँ जी। तो फ्लड इरिगेशन से स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर आपने क्या देखा, कितनी एफिशिएंसी आपकी बढ़ी? लगभग 50 से 70%। तो मनदीप बता रहे हैं कि इस जैसे रेवाड़ी जैसे एरिया के अंदर जहाँ पर पानी की रेनफेड एरिया है, बारिश के ऊपर लगभग जो हमारी क्रॉप डिपेंड होती हैं, जो रबी क्रॉप्स हैं उनमें पानी की ज़्यादा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ख़रीफ में यहाँ पर बारिश से काम चल जाता है, लेकिन रबी के अंदर पानी की मेन मैनेजमेंट है। जो मस्टर्ड के अंदर इन्होंने की, वेजिटेटिव स्टेज पर इन्होंने पानी लगाया, स्प्रिंकलर से लगाया और 50 से 70% एफिशिएंसी ली। धन्यवाद। काफ़ी मशक्क़त के बाद हम पहुँचे हैं 2 नंबर फील्ड के अंदर, जहाँ पर ग्रुप लीडर खुशप्रीत हमें बताएंगे कि इतनी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन के अंदर सरसों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हम जा रहे हैं सीधा खुशप्रीत के पास। काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इनकी मस्टर्ड है। और ये यहाँ पर लगे हुए हैं। और तो कैसे खुश, बढ़िया बढ़िया। हाई डेंसिटी पॉपुलेशन से क्या क्या जो है क्रॉप लॉस कितना हुआ है? क्रॉप लॉस काफ़ी है, क्योंकि हाई डेंसिटी की वजह से एक तो ब्रांचिंग कम होती है जिससे पोर्ट्स कम बनते हैं पर प्लांट में। दूसरा लाइट इंटरसेप्शन भी कम है, नीचे तक लाइट नहीं पहुंची। और अर्ली मेच्योरिटी और होगी जिससे पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है हाई डेंसिटी की वजह से। तो आपने कितने पानी जो अपनी सरसों में लगाए? एक तो लगाया था, दूसरा बारिश आ गई थी, वैसे पानी सिर्फ एक ही लगाया इरीगेशन। और न्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ी है ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। तो आपने न्यूट्रेंट मैनेजमेंट कैसे की है? न्यूट्रन में एक बीच में यूरिया का आधा कट्टा गिरा था जी। अब हम अपने ग्रुप मेंबर लक्ष्य से पूछेंगे कि सरसों के अंदर कौन कौन सी मुख्य बीमारियां आती हैं, और लक्ष्य हमें इनके बारे में बताएंगे। हाँ जी लक्ष्य जी। नमस्कार। सरसों के अंदर मेन जो है पाउडरी मिल्ड्यू और वाइट रस्ट का अटैक होता है, जिससे जो है सबसे ज़्यादा डैमेज होता है मस्टर्ड के अंदर। पाउडरी मिल्ड्यू वेजिटेटिव फेज पर काफ़ी ज़्यादा आती है। और वाइट रस्ट की बात करें तो सबसे पहले इसके सिम्टम लीफ पर दिखाई देते हैं। वाइट ब्राइट कलर के पोस्ट्यूल्स हमें लीफ पर दिखेंगे, और लेटर स्टेजेस में ये एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन कोज कर देती है, जो अंदर ही अंदर जाकर प्लांट की इनफ्लोरेसेंस को डिस्टोर्टेड कर देता है। और एक स्टैग हेड आप देख पा रहे होंगे कि एक स्टैग हेड फॉर्मेशन जो है वो इनफ्लोरेसेंस की हो जाती है, और आगे फलियां बनना बंद हो जाती हैं। ये लेटर स्टेज है, इसमें स्पोर्स जो हैं वो काफ़ी एयर के अंदर सर्कुलेट हो चुके हैं। इस पर काफ़ी कम स्पोर्स बचे हैं अभी, क्योंकि बिल्कुल फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर अब सरसों आ चुकी है। ये फंगस डिजीज़ जो है इसके अंदर मेनली हम कार्बनडाजिम का स्प्रे करते हैं, और हमने अपने फील्ड पर भी जो है 200-200 ग्राम के 4 पैकेट कार्बनडाजिम 50% W/W लाकर हमने इसकी स्प्रे की थी, जिससे इसका काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। ये शुरू के सिम्टम्स हैं जो बचे हुए हैं, और इसके बाद ये जो है फैली नहीं थी। और अब हम कुछ रिसर्च के फील्ड में आए हुए हैं जहाँ पर हार्वेस्टिंग चल रही है सरसों की, और अब यहाँ से हम जो है जानेंगे कि अब की बार कितनी पैदावार होने का अनुमान है सरसों के अंदर, और कौन सी वैरायटी इन्होंने लगा रखी है। तो नमस्कार जी। तो कौन सी वैरायटी है यहाँ पर? 0725। तो अभी जो कटाई चल रही है, आपको क्या लगता है कितना पैदावार दे सकती है ये? एक एरिया में 26 से 27 मन एकड़ की झड़ता है। और पिछली साल से कम या ज़्यादा कितनी क्या रहेगा? पिछले साल से बढ़िया रहेगी। बढ़िया रहेगी। इसके पिछले साल 21 से 23 की आई थी, अब की बार 2 से 3 मन बढ़ के आएगी। बढ़ के आएगी, और मौसम ने काफ़ी साथ दिया है। मौसम में काफ़ी साथ दिया। अब की बार पानी भी एक ही दिया हुआ, मौसम बीच बीच में बूंदाबांदी होती रही है। तो अब की बार मौसम का काफ़ी साथ रहा है, और सरसों अब की बार बम्पर पैदावार के साथ आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सरसों की मैनुअल हार्वेस्टिंग ज़ोरों पर है। मैनुअल हार्वेस्टिंग मेन रोल है सरसों की हार्वेस्टिंग। आजकल थ्रेसर आए हुए हैं, थ्रेसर कंबाइन आई हुई हैं, लेकिन मैनुअल हार्वेस्टिंग आज भी एक बेस्ट तरीका बना हुआ है सरसों के लिए। कंबाइन के अपने कुछ फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। इसके बारे में हम अपने मेंबर योगेश कसवा से जानेंगे कि कंबाइन से अगर हम हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं तो उसके क्या नुकसान हैं।
नमस्कार लक्ष्य जी। कंबाइन की हार्वेस्टिंग के नुकसान है जी। कंबाइन मतलब ज़्यादा जो बीज है वो पोस्ट हार्वेस्टिंग डोज ज़्यादा होती है कंबाइन हार्वेस्ट, वो ऊपर से भी काटती है, बाद में जो तोड़ा है वो भी काम नहीं आता इसका। तो ऐसे अगर आप काटेंगे तो थ्रेशर से उसकी तोड़ी का भी यूज़ करेंगे। और बीज के कटने के भी ज़्यादा चांसेस हैं और मंडी में भाव भी किसान को नहीं मिल पाता। सारा ही आ जाता है सर, इसके बीज टूट भी जाता है, ये भी नुकसान होता है। और अब हम जो हार्वेस्टिंग किस स्टेज पर हम कर रहे हैं वो भी आप बताएं। ये फिजियोलॉजिकल स्टेज है या मैच्योरिटी स्टेज है? ये फिजियोलॉजिकल स्टेज है सर, मैच्योरिटी स्टेज नहीं है। मैच्योरिटी स्टेज के अगर अंदर आप इसकी कटाई करते हैं तो बीज ज़्यादा झड़ता है इसके अंदर, सेटरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। सेटरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है इसके अंदर। ठीक है, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया जानकारी। धन्यवाद।